हेलो दोस्तों जी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चित्रकला यानी ड्राइंग क्लास 10th के यूपी बोर्ड के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान से देखें, नोट कर लें और लिख लें, तो आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर याद करना है। तो इसको बड़े ध्यान से देखें और लिख लें और नोट कर लें। इसको नोट करने से आपको ये थोड़ी सी देर में याद हो जाएंगी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है चित्रकला यानी ड्राइंग क्लास 10। ये नोट्स हैं। ये असल में आप लोग नोट्स से पढ़ने की आदत नहीं डालते हो, हालांकि जो नोट्स से पढ़ता है उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाती है। पेज नंबर 1 है इसका। जिस प्रकार काव्य रचना का आधार शब्द होते हैं, उसी प्रकार आलेखन कला का आधार रेखाएं एवं रंग होते हैं। अब देखें आप इसमें ये क्यों लिखा है यहाँ पर ऐसा, इसलिए लिखा कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आलेखन कला का आधार, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा रेखाएं एवं रंग होते हैं, आपको उसका ऑप्शन टिक कर देना है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आलेखन कला डिज़ाइन आर्ट को देखते हैं। रंगों की उत्पत्ति किससे हुई? तो आपको इसके आंसर में लिखना है सूर्य के प्रकाश द्वारा। रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई। यकीन जाने कि सूर्य का प्रकाश ना हो तो रंगों को देखना मुश्किल हो जाता। रंगों की उत्पत्ति उनके स्वभाव के आधार पर रंगों के भेदों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। आपको इसमें कितना याद रखना है? रंगों की उत्पत्ति उनके स्वभाव के आधार पर रंगों का भेद 2 प्रकार से कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर रंगों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जिन रंगों में कोई अन्य रंग नहीं मिला होता है, अर्थात प्रकृति ने जिन्हें रंगों का मूलाधार बनाया है, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रारंभिक रंग, मौलिक रंग या फिर प्राथमिक रंग भी कहते हैं। इसमें आप प्राथमिक भी जोड़ लीजिए, यहाँ नहीं जुड़ा, आप जोड़ लीजिए प्राथमिक रंग या प्रारंभिक रंग या मौलिक रंग। ये कौन से रंग हैं? जो रंग किसी दूसरे रंग से मिलकर नहीं बने होते हैं, बल्कि ये रंगों का मूलाधार होते हैं। अभी आगे समझ में आएगा ये क्या है, तो देखते हैं। प्राथमिक या प्रारंभिक या मौलिक रंग ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं, याद रखें। प्रारंभिक या मौलिक या प्राथमिक रंग ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ये किसी भी दूसरे रंगों से मिलकर नहीं बने होते हैं, बल्कि ये नेचुरल होते हैं। ये है नीला, पीला, लाल। कौन कौन से हैं ये? नीला, पीला, लाल। इन 3 रंगों को आप याद रखें, ये मूल रंग है। नीला, पीला, लाल यही प्राथमिक हैं और यही मौलिक रंग हैं। किन रंगों के मिश्रण से शेष सभी रंग बनते हैं? तो याद रखें कि ये ऊपर जो आपने नीला, पीला, लाल पढ़ा है, ये प्राथमिक रंग है। इन्हीं प्राथमिक या प्रारंभिक या मौलिक रंगों के मिश्रण से सारे रंग बनते हैं, इसको याद रखें। आगे देखें, मौलिक रंगों के मिश्रण से बने रंग क्या कहलाते हैं? द्वितीयक अथवा गौण रंग कहलाते हैं। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, गौण रंग मतलब जो किसी से मिलकर बने होते हैं, तो द्वितीयक अथवा गौण रंग कहलाते हैं। द्वितीयक या गौण रंगों की संख्या कितनी है? ये अनगिनत है। 3 रंग है मूलाधार, उसके अलावा सारे रंग द्वितीयक या गौण है, वो क्या है? अनगिनत है। मुख्य गौण रंग कौन कौन से हैं? तो इसको देख लेते हैं। 3 रंग मुख्य गौण रंग है, हरा, नारंगी, बैंगनी। ये आपको याद रखना है। ये मुख्य 3 रंग हैं। ये 3 रंग जो हैं आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि नीले में पीला मिला दो तो हरा बन जाएगा, पीले में लाल मिला दो तो नारंगी बन जाएगा, नीले में लाल मिला दो तो बैंगनी बन जाएगा। पिछले साल ये पेपर में प्रश्न आया था कि नीले में लाल रंग बनाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये बैंगनी बनेगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी यहाँ पर। चलिए हम लोग जो है अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो पेज नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं। 3 प्राथमिक और 3 गौण यानी द्वितीयक रंगों के समूह को आदर्श रंग माना जाता है। इसमें 6 रंग हो गए, नीला, पीला, लाल ये प्राथमिक रंग है, और हरा, नारंगी, बैंगनी ये द्वितीयक रंग है। इन 6 को आदर्श रंग माना जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, ओस्टवाल्ड कौन थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रकाश के रंग विभाजन के आधार पर आदर्श रंगों की परिकल्पना की। तो ये डैश है बीच में, इसका मतलब है कितने आदर्श रंग दिए? तो इन्होंने 8 आदर्श रंगों को पेश किया। ओस्टवाल्ड रंग कौन कौन से हैं? ओस्टवाल्ड रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी, लाल। इनको हिंदी में एक सूत्र में अगर याद करना चाहेंगे तो पढ़ेंगे आप इसे, बैनी आह धपी नाला। ये क्या है? ये है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी, लाल। अंग्रेजी में याद करें तो VBSB जी लेओर।
क्या मतलब हुआ? वॉयलेट, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, एल फॉर लाइट ग्रीन, वाई फॉर येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये पूरे रंग आपने देख लिए यहाँ पर। ये ओस्टवॉल्ड रंग 8 हैं पूरे। बेनी आ धपी नाला, इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी से पूरे 8 रंग क्रम से आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति या स्वभाव के आधार पर रंगों के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, याद रखें। प्रकृति या स्वभाव के आधार पर रंगों के 4 भेद होते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर। समान रंग, विपरीत रंग, तटस्थ रंग, गर्म और ठंडे रंग। ये आपको आगे क्लियर होंगे। ओस्टवॉल्ड चक्र में आसपास के कोई से 3 रंग परस्पर क्या कहलाते हैं? इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ओस्टवॉल्ड चक्र है, इसमें पूरे 8 रंग हैं, जैसे पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी। इन सारे रंगों को देखें, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। आसमानी के सामने ऐसे दिया हुआ है, जो जिसके सामने वो इसका अपोजिट होगा। अभी अपन देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या था कि कोई से 3 रंग परस्पर, कोई से 3 रंग परस्पर क्या कहलाते हैं? जैसे कि धानी के बगल में पीला, पीले के बगल में नारंगी, तो ये 3 रंग आसपास हैं। ऐसे धानी के बगल में हरा, हरे के बगल में आसमानी, 3 रंग आसपास हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये समान रंग या सहयोगी या अनुकूल रंग कहलाते हैं। जैसे लाल के बगल में बैगनी, बैगनी के बगल में नीला, बैगनी के बगल में नीला, नीला के बगल में आसमानी, 3 रंग, ये सब समान रंग कहलाते हैं। ये सारे समान रंग आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको आप नोट करके याद कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओस्टवॉल्ड चक्र में आमने सामने स्थित रंग क्या कहलाते हैं? ओस्टवॉल्ड चक्र में आमने सामने स्थित रंग विपरीत रंग कहलाते हैं। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर आपने जो है ये पढ़ा हुआ है, ये देखें, ये हरे के ठीक सामने जो है वो लाल है, और धानी के ठीक सामने बैगनी है, ऐसी नारंगी के ठीक सामने आसमानी है। तो ये सब एक दूसरे के विपरीत रंग कहलाते हैं। लाल का विपरीत है हरा, हरे के विपरीत है धानी, धानी के विपरीत नीले के विपरीत पीला है, और आसमानी के विपरीत नारंगी। ओस्टवॉल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? ओस्टवॉल्ड चक्र में 4 रंग मुख्य होते हैं, इसको भी याद रखें। ओस्टवॉल्ड ने कुल 8 रंगों की को आदर्श बताया है, उसमें से 4 रंग जो है वो मुख्य रंग होते हैं। ये पेज नंबर 3 पे हम लोग आ गए। ये प्राकृतिक रंग या तटस्थ रंग या उदासीन रंग कौन से हैं? ये प्राकृतिक या तटस्थ या फिर उदासीन रंग, ये कौन से हैं? ये काला और सफ़ेद है, यही प्राकृतिक रंग है, ये अलग रंग है बिल्कुल, उदासीन भी है। ये काला और सफ़ेद रंग ये आपको ओस्टवॉल्ड चक्र में नहीं मिलेगा। तटस्थ या उदासीन रंगों का प्रयोग कब करते हैं? ये ओस्टवॉल्ड चक्र में तो नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है। कब करते हैं? रंगों के हल्के या भारी शेड बनाने के लिए। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि लाल रंग ले लो, अब लाल रंग का हल्का शेड आपको बनाना है, तो उसमें सफ़ेद रंग की मात्रा ज़्यादा मिला दो, उसका हल्का रंग गुलाबी टाइप का हल्का सा लाल रंग आ जाएगा। और अगर आपको उसका भारी लाल रंग का भारी रंग मिलाना, तो उसमें ब्लैक रंग मिला दो, तो लाल रंग का गहरा रंग मिलता चला जाएगा। नीला रंग या कोई भी रंग का हल्का या भारी शेड बनाने में कौन सा रंग लगाएंगे? तो काला और सफ़ेद लगाएंगे, यानी कि ये उदासीन या तटस्थ रंग होते हैं, इन्हीं को शेड बनाने में लगाया जाता है। फिर आगे दिया हुआ है कौन से रंग गर्म रंग कहलाते हैं? गर्म यानी उष्ण, यानी गर्मी वाले, यानी आग वाले। तो ये गर्म रंग कौन से हैं? जो रंग लाल रंग के सहयोग से बनते हैं वे उष्ण यानी गर्म रंग कहलाते हैं। जैसे पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, ये सब जो है ये गर्म रंग है, इसको आप याद रखें ख़ास तौर से कि ये सब किससे बनते हैं? ये लाल रंग से बनते हैं, और लाल रंग आग का प्रतीक होती है, इसलिए इसको गर्म रंग कहते हैं। आग का प्रतीक कौन सा रंग है? याद रखें लाल रंग। जल का प्रतीक कौन सा रंग है? नीला रंग। ये शीतल रंग है, ये ठंडे रंग हैं, ये जलीय रंग है, जल के प्रतीक हैं। ठंडे रंग कौन से रंग कहलाते हैं? नीले रंग के सहयोग से बनने वाले रंग शीतल रंग यानी ठंडे रंग कहलाते हैं। नीला, हरा, आसमानी, धानी, ये सब शीतल रंग हैं। किसी प्रधान रंग या गौड़ रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो रंग बनता है वो क्या कहलाता है? ऐसे रंग को रंगत या टिंट बोलते हैं, याद रखें। रंगत या टिंट किसको बोलते हैं? सफ़ेद रंग किसी भी गौड़ रंग में मिला दो या प्रधान रंग में मिला दो, उसका रंग हल्का हो जाएगा, वो रंगत या टिंट कहलाता है। किसी प्रधान रंग या गौड़ रंग में काला रंग मिला देंगे तो क्या होगा? काला रंग मिलाने पर जो रंग बनता है वो उसका शेड कहलाता है। क्या कहलाता है वो छाया या शेड कहलाता है। फिर आगे दिया हुआ है टिंट और शेड बनाने के लिए कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? याद रखें सफ़ेद और काला। रंगत या टिंट
किस रंग के मिलाने पर बनता है? तो सफ़ेद रंग के मिलाने पर बनता है। याद रखें, रंगत या टिंट ये रंग को, गहरे रंग को हल्का रंग करने के काम आता है और छाया गहरा करने के काम। छाया या शेड किस रंग के मिलाने पर बनता है? ये काला रंग मिलाने पर बनता है। इससे छाया या शेड जो है ये गहरा हो जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो शायद ही इससे कोई अनजान होगा कि इंद्रधनुष में जो है वो 7 रंग होते हैं। ये पेज नंबर 4 अपने सामने आ चुका है। पेज नंबर 4 में लिखा है, आलेखन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग कौन से होते हैं और क्यों? तो पोस्टर रंग होते हैं, क्योंकि ये अपारदर्शी होते हैं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। कक्षा 10 के छात्रों को कितने रंग से आलेखन बनाना होता है? यहाँ पर इनको केवल 3 रंग, प्राथमिक रंगों से ही इनको आलेखन बनाना होता है। आगे देखते हैं, आलेखन में रंग गाढ़ा और अपारदर्शक लगाया जाता है। आलेखन में रंग कैसे लगाया जाता है? गाढ़ा और अपारदर्शक, क्योंकि ये एक दूसरे पर चढ़ाया जा सकता है, चमकाया जा सकता है। ड्राइंग के लिए आवश्यक पेंसिल कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ड्राइंग के लिए आवश्यक पेंसिल HB होती है। ट्रेसिंग पेपर द्वारा आकारों का अक्स खींचने के लिए अच्छी और उपयुक्त पेंसिलें B या फिर 2B होती हैं। इनसे आकारों का अक्स बहुत शानदार खींचता है। रंगीन अथवा श्वेत श्याम आलेखन बनाने के लिए कौन सी शीट आदर्श होती है? इसको नाम याद रखें, आइवरी ड्राइंग शीट। पेपर में आ सकती है ये, बिल्कुल आ सकती है। आलेखन की नकल या अक्स उतारने के लिए अच्छे स्तर का ट्रेसिंग पेपर कौन सा होता है? गेट विथ ट्रेसिंग पेपर, इसको भी याद रखें। गेट विथ ट्रेसिंग पेपर सबसे अच्छा होता है आलेखन की नकल या अक्स उतारने के लिए। आलेखन को चिपकाने के लिए कठोर सफ़ेद कागज़ की बनी दफ्ती क्या कहलाती है? इसको माउंट बोर्ड बोलते हैं। इस पर आलेखन को चिपकाया जाता है। ये कठोर सफ़ेद होती है। एक सी मोटाई की स्याही रेखा यानी स्याही की रेखा खींचने के लिए कौन से पेन आवश्यक होते हैं? ये आपको खास तौर से याद रखना चाहिए। रैपिडोग्राफ पेन, इसको रोटरिंग इसका सर्वाधिक लोकप्रिय पेन होता है ये। बहावदार रेखा पर मोटा व बारीक प्रभाव दिखाने के लिए कौन सा पेन लगाया जाता है? इसका नाम है क्रोकोइल निब व कैलीग्राफिक। ये जो है ये बहावदार रेखा पर मोटा व बारीक प्रभाव दिखाने के लिए लगाया जाता है। बड़े स्थान के लिए 3 नंबर का ब्रश इस्तेमाल किया जाता है और छोटे स्थान के लिए 1 या 2 नंबर का ब्रश, और बाहर की रेखाओं को बनाने के लिए 0 नंबर का ब्रश लगाया जाता है। इन 3 में से एक प्रश्न पेपर में ज़रूर आता है, याद रखें। अपारदर्शी रंग कौन से होते हैं? आप पहले भी पढ़ चुके हो। पोस्टर कलर जो पोस्टर पर लगाए जाते हैं वो अपारदर्शी रंग होते हैं, और पारदर्शी रंग कौन से होते हैं? ये है जल रंग। इनके बारे में ही पेपर में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। ये चित्रकला का पार्ट 1 था। इसके आगे आपको पार्ट 2 में और आगे की जानकारी मिलेगी। उसके लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू।